Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 1 to 2 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 4, the comparative political thought, and within this unit number 4, this is chapter number 10, actors and processes. This is the last chapter of this unit. This is the last topic of this unit. So after completing this unit, I will start a new unit. सो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एक्टर्स और प्रोसेसेस क्या हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टर्स एंड प्रोसेसेस आर कोर कॉन्सेप्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड एंड डिसीजंस आर मेड. एक्टर्स एंड प्रोसेसेस मीन्स क्या होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे किसी भी स्टेट में, किसी भी सोसाइटी में पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जा रहा है, कैसे डिसीजंस को लिए जा रहे हैं. ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रोसेसेस कौन से फॉलो किए जा रहे हैं और कौन एक्टर्स हैं. ठीक है. सो दे रिप्रेजेंट, एक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हु एंड हाउ द ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है और पॉलिटिक्स को कैसे गवर्न किया जा रहा है, एक्सरसाइज किया जा रहा है पावर को. दैट इज व्हाट एक्टर्स एंड प्रोसेसेस टेल्स अस. ओके. सो पॉलिटिकल एक्टर की डेफिनेशन अगर हम देखें, सो इंडिविजुअल, इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो और अ ग्रुप दैट हैज़ अ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आउटकम्स. तो पॉलिटिकल एक्टर कौन होते हैं? उनको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्शन के एजेंट्स होते हैं. ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ये ग्रुप भी हो सकते हैं जो पॉलिटिकल आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं. उन्हें हम पॉलिटिकल एक्टर्स बोलते हैं. अब पॉलिटिकल एक्टर्स दो तरह के होते हैं. एक स्टेट एक्टर्स होते हैं और एक नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं. स्टेट एक्टर्स मीन्स व्हाट? जैसे गवर्नमेंट या डिप्लोमैट्स, मिलिट्री लीडर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, दीज आर स्टेट एक्टर्स. ओके. नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हो गए? जो गवर्नमेंट या स्टेट की डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती है बट इनडायरेक्टली दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एक्शंस. ओके. like pressure groups, interest groups, MNCs, NGOs, social movements and individuals also. Okay. So these are the there are two types of political actors. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्टर्स क्या होते हैं. एक्टर्स वो होते हैं, दीज आर द एजेंट्स हु हैव कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल आउटकम. पॉलिटिकल आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है. पॉलिटिकल एक्शन के एजेंट्स होते हैं. अब पॉलिटिकल एक्टर भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स. स्टेट एक्टर्स जो गवर्नमेंट, डिप्लोमैट्स, ये सब, और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स, MNCs, NGO, सोशल मूवमेंट्स, ये. ओके. तो इसके बाद हम समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है. देखिए, पॉलिटिकल एक्टर तो हमने समझ लिया कि एक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी सोसाइटी में पावर को कैसे कौन गवर्न कर रहा है, कैसे गवर्न हो रहा है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. दैट इज क्या एक्टर्स हैं और क्या पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है. सो व्हाट इज पॉलिटिकल प्रोसेस? दीज आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड एक्शंस एंड इंटरैक्शंस थ्रू विच पॉलिटिकल एक्टर्स इंगेज टू अचीव देयर गोल्स. ये ऐसे इन स्टेप्स होते हैं या एक्शंस होते हैं, या वी कैन से दैट दीज आर द प्रोसेसेस थ्रू विच ये जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जैसे गवर्नमेंट, डिप्लोमैट्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स, MNCs, NGOs, ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, ये कैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स या क्या एक्शंस ले रहे हैं, वो चीज़ डिफाइन करता है पॉलिटिकल प्रोसेस को. फॉर एग्जांपल, अब गोल्स के पॉलिसी मेकिंग, इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे हो रहा है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीन्स सोसाइटी में पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है पॉलिटिक्स और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एजेंडा. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट पॉलिटिकल प्रोसेस. तो दो एलिमेंट्स होते हैं और ये दोनों एलिमेंट मीन्स एक्टर्स एंड प्रोसेसेस. कौन एक्टर्स है और क्या प्रोसेसेस अपनाए जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं ताकि गवर्नेंस और सोसाइटी को जो है शेप किया जा सके. आई होप आपको पॉलिटिकल एक्टर एंड पॉलिटिकल प्रोसेस की डेफिनीशन समझ में आई होगी. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब इलेक्टोरल सिस्टम. सबसे पहले हम लोग प्रोसेसेस को देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन से प्रोसेस को जो है फॉलो किया जाता है. फिर उसके बाद हम लोग एक्टर्स को पढ़ेंगे.
ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस लाइक इलेक्टोरल सिस्टम। अब इलेक्टोरल सिस्टम किसी भी इस कंट्री का कैसा है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे पावर कैसे एक्सरसाइज की जाएगी। ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्टोरल सिस्टम? voting system, in simple we can say that voting system, that these are the set of rules and procedures used to determine the outcome of an elections। किसी भी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं, जो लीडर को चुनने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए वोटिंग सिस्टम होता है, इलेक्टोरल सिस्टम होता है, कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को अपनाया फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से इलेक्शन का आउटकम फेयर आए। ठीक है। सो वो प्रोसेस कौन सा होगा वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है फ्रॉम वन कंट्री टू वन अदर कंट्री। सो इलेक्टोरल सिस्टम मीन्स व्हाट, हाउ वोट्स आर कास्ट, कैसे वोट्स किए जा रहे हैं, कैसे उन्हें काउंट किया जा रहा है, हाउ दे आर ट्रांसलेटेड इनटू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स। दिस वे these are the things which we study under electoral systems। now electoral system भी दो टाइप्स के होते हैं, एक मेजोरिटेरियन और दूसरा प्रोपोर्शनल सिस्टम। मेजोरिटेरियन सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, टू राउंड सिस्टम, द इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम एंड फोर्थ स्टेट सिस्टम। ठीक है। तो ये जो इलेक्टोरल है मीन्स वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग को कैसे काउंट करेंगे, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें दो काइंड्स में डिवाइडेड है, एक मेजोरिटेरियन और दूसरा प्रोपोर्शनल सिस्टम। ठीक है। अब हम लोग पहले मेजोरिटेरियन में जो मैंने आपको 4 क्लासिफिकेशन बताए उनको पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शनल सिस्टम को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। ओके। सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दैट इज FPTP सिस्टम। ये तो जो है इंडिया में भी इसको फॉलो किया जाता है, तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आएगा। सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मीन्स ये क्या है, ये एक प्लुरैलिटी मेथड है। प्लुरैलिटी मेथड मीन्स फॉर मेजोरिटी को काउंट करते हैं हम लोग, विनर टेक ऑल, जो भी विनर होगा उसी को मिलेगी पावर। सो कैंडिडेट हु रिसीव द मोस्ट वोट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, भले ही उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स जितने टोटल वोट्स थे उसका 50% से ज़्यादा, दैट इज़ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दैट इज़ FPTP सिस्टम, ये इस मेजॉरिटी पे वर्क नहीं करता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है कि नहीं, बस ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है, किस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा वोट्स पाए हैं। दैट वोट्स में भी 20% ऑफ द टोटल वोट्स, 20% भी हो सकता है, लेकिन जिस भी कैंडिडेट ने सपोज कीजिए टोटल 5 या 6 कैंडिडेट कंटेस्ट किए हैं किसी इलेक्शन में, तो उस डिस्ट्रिक्ट से जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे उसको जो है पावर मिल जाएगी। ये इस टाइप का जो सिस्टम है, ये मेजॉरिटी, ये तो हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी को देख रहे हैं ना, तो इसीलिए ये मेजॉरिटेरियन सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, लाइक UK, इंडिया, कनाडा एक्सेट्रा। ओ ठीक है। ओके। नाउ हम लोग देखते हैं 2 राउंड सिस्टम, दैट इज TRS सिस्टम। ये क्या होता है, ये एक सेकेंड बैलेट सिस्टम होता है। इसको हम अदर नेम इसका क्या है, दैट इज, देखिए FPTP का अदर नेम क्या था, विनर टेक ऑल। ये TRS सिस्टम मीन्स व्हाट, सेकेंड बैलेट सिस्टम और मेजॉरिटी प्लूरैलिटी। ओके। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो TRS सिस्टम है, जो मेन डिफरेंस है FPTP और TRS में वो यही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। FPTP में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को नहीं देख रहे थे, सिर्फ हम ये देख रहे थे कौन सा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट्स किसको मिले हैं। बट TRS सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि किस कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। तो अब जब तक रिपीटेड राउंड ऑफ वोटिंग होती रहती है, जब तक 50% जो है मेजॉरिटी ना हो जाए। ठीक है। 50 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स व्हाट, 50% से ज़्यादा जिसको वोट्स मिलेंगे वो इलेक्ट होगा। इस टाइप का सिस्टम जो है, वो जो मेजॉरिटेरियन सिस्टम, इस टाइप का TRS टाइप का सिस्टम, दैट इज़ 2 राउंड सिस्टम, दिस इज प्रैक्टिस्ड इन फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, ईरान एक्सेट्रा। ओके। ना इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम, आई होप आपको ये चीज़ें FPTP TRS समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम, ये क्या होता है। इट इज़ अल्टरनेटिव वोट, और ये हम ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। ठीक है। वोटर्स जो हैं वो अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं, सपोज जितने भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट किए, तो उनको जो है प्रेफरेंस दे देते हैं, उनको जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रैंकिंग दे देते हैं। ठीक है। बैलेट्स आर इनिशियली काउंटर्स फॉर टॉप कैंडिडेट्स, जो टॉप कैंडिडेट्स हैं जिनको ज़्यादा रैंकिंग मिली है,
उनके बैलेट्स को काउंट किया जाता है और जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं उनके बैलेट्स को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये जो इंस्टेंट रन ऑफ, मतलब तुरंत ये चीज़ डिसाइड कर लिया गया कि कौन ज़्यादा जिसको वोटिंग मिल रही है, बाकी जो लोअर वाले लूजिंग कैंडिडेट्स हैं उनको तो पहले ही हटा दिया जाता है। सो इस टाइप का जो इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम है ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है, ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे ये इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम फॉलो किया जाता है। फिर हम देखते हैं लास्ट, स्टेट सिस्टम। सो ये एक लिस्ट सिस्टम है जहाँ पे पार्टीज़ जो हैं अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी लिस्ट डाल देते हैं, उनके स्लेट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और फिर वोटर जो हैं वो स्लेट के लिए जो है वोट करते हैं, ना कि कैंडिडेट्स के लिए कंटेक्स्ट करते हैं और वोट करते हैं, ठीक है। मीन्स पार्टीज़ ने, जैसे कि कोई डिफरेंट पार्टीज़ हैं, सपोज मैं इंडिया का एग्जांपल देके दे रही हूँ, हालांकि ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फॉलो किया जाता है स्लेट सिस्टम। तो जैसे इंडिया में बीजेपी है तो बीजेपी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने अपनी स्लेट में डाल दिया, अपनी लिस्ट बना दी कि ये हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शंस में कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप स्लेट के बेसिस पे वोटर्स जो हैं वो वोट करते हैं, ना कि कौन से कैंडिडेट को उनको चूज़ करना है इसके बेसिस पे। दैट इज़ स्लेट सिस्टम। सो आई होप आपको ये जो है चारों सिस्टम समझ में आए होंगे। ओके, ना अब हम लोग देखते हैं, ये तो सब किसके अंडर में था, ये सब मेजॉरिटेरियन सिस्टम के अंडर में था। अब हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता है। ये सबसे पहली बात तो 19वीं सेंचुरी में अडॉप्ट स्टार्ट हुआ, बट लेटर उसको अडॉप्ट कब किया गया, 20th सेंचुरी इन यूरोप। इसका एम क्या था, टू एलोकेट सीट्स इन लेजिस्लेटिव बॉडी टू प्रेशर ग्रुप्स एंड इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट्स दे रिसीव इन एन इलेक्शंस। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि नाम है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो जैसी जहाँ की जनसंख्या होगी उसके अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये भी इट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और पार्टी लिस्ट सिस्टम, ठीक। अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है और पार्टी लिस्ट सिस्टम क्या है, इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है इसको थॉमस हरे ने स्टार्ट किया। वोटर्स जो हैं इसमें जो रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है कि वोटर्स जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं। बहुत सारे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे मेंबर्स जो हैं इलेक्शंस पे खड़े हुए हैं, तो उन मेंबर्स को वोटर्स जो हैं वो रैंकिंग देते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो अब कौन इलेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि किसको कितना ज़्यादा स्पेसिफिक जो कोटा है वोट्स का वो रीच कर पाया है, ठीक है। तो वोटर्स जो हैं वो सबसे पहले इफ वोटर्स फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट्स इज एलिमिनेटेड देयर वोट इज ट्रांसफर। मान लीजिए आपने रैंकिंग की, ओके बात, और उसके बाद जो है रैंकिंग में आपका, लेकिन जो जिस कैंडिडेट को आपने फर्स्ट दिया है लेकिन वो एक्चुअल में जब ओवरऑल काउंटिंग हुई तो वो लास्ट में आ रहा है, तो वो जो वोटर की फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट अगर मान लीजिए एलिमिनेट हो गया है तो उसका उस वोटर ने फिर सेकंड चॉइस किसको दी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दैट इज़, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मीन्स व्हाट, कि पहले तो आपने रैंकिंग से जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें आपने वोटर्स ने रैंक वाइज कैंडिडेट्स को रैंक प्रेफरेंस दिया और फिर उसके बाद उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है। इस टाइप के जो सिस्टम है, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि इंडिया में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए, ऑस्ट्रेलिया में सेनेट के इलेक्शंस के लिए और माल्टा ऑफ एंड आयरलैंड ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। ओके, नाउ हम लोग पार्टी लिस्ट सिस्टम को देखते हैं। सो ये एक मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसमें डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं अपने लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को इलेक्ट करती हैं। सपोज अगर 10 कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है तो पार्टी जो है वो एक लिस्ट बना देगी इन सारे 10 कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिनको भी वो इलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और जो वोटर्स हैं वो वोट्स करेंगे उस पार्टी के लिए, ना कि कैंडिडेट्स के लिए। तो ये पार्टी लिस्ट सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने स्लेट सिस्टम देखा, लेकिन स्लेट सिस्टम में क्या था कि वो मेजॉरिटी थी, वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सीट्स को इस तरह से एलोकेट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं
उन वोट्स के हिसाब से सीट्स को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड पार्टी लिस्ट सिस्टम। ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है पार्टी लिस्ट सिस्टम? अफ्रीका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, टर्की। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये सब क्या है? ये सब पॉलिटिकल प्रोसेसेस है। मीन्स लीडर्स को चूज़ करने के लिए, जो लीडर पावर को एक्सरसाइज करेगा, उस लीडर को चूज़ करने के लिए कौन से प्रोसेस को अपनाया जाए ताकि हमारा लीडर्स फेयर तरीके से चुना जाए, ठीक है। सो ये प्रोसेसेस भी बहुत डिपेंड करते हैं, इस प्रोसेसेस भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी भी सिस्टम का प्रोसेस कैसा होगा, गवर्नेंस कैसी होगी, सोसाइटी कैसी होगी, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज MMP। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो मिक्स्ड होता है। वोटर्स जो हैं वो उनको 2 वोट्स मिलते हैं। एक वोटर किस 2 वोट दे सकता है वो, जैसे अभी तो क्या है कि आप एक ही कैंडिडेट्स को वोट्स करते हैं इंडिया में जैसे, लेकिन वोटर्स यहाँ पे 2 वोट्स उसको मिलते हैं। एक तो वोट क्या मिलता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, और दूसरा वोट मेंबर्स को तो डिसाइड करते ही हैं, साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टी को भी डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो सीट्स जो है वो पहले जो फिल्ड होती हैं वो सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स सक्सेसफुल हुए हैं उस हिसाब से सीट्स फिल होती हैं, और उसके बाद फिर पार्टीज़ को। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह के वोट होते हैं। एक तो आप मेंबर को वोट कीजिए और दूसरा पार्टी को भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है? जैसे जर्मनी, जापान, नेपाल, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। ओके, सो आई होप आपको ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस समझ में आए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्टर्स को। मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में, मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि कुछ प्रोसेसेस हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस और पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, और दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटीग्रेटेड हैं, और इन्हीं दोनों एलिमेंट्स की वजह से किसी भी सोसाइटी का पॉलिटिक्स, या हम कह सकते हैं सोसाइटी, शेप होती है, ठीक है। सो एक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ एनी सोसाइटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द टोपोलॉजी ऑफ पार्टीज ऑपरेटिव इन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टी सिस्टम, पार्टी, क्योंकि किसी पार्टी कैसे बनती है, मेंबर से बनती है, तो वो एक्टर्स ही तो हुए पार्टी सिस्टम। तो डिफरेंट थ्योरीज दिए हैं डिफरेंट फिलोसोफर्स ने। तो सबसे पहले डुवर्जर्स थ्योरी ऑफ पार्टी सिस्टम। डुवर्जर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि डुवर्जर्स ने पार्टी सिस्टम के बारे में क्या बोला। मैरिस डुवर्जर ये क्या थे? इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी एक, पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट 1954। इन्होंने पार्टी सिस्टम को क्लासिफाई किया। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था जो पार्टी सिस्टम का, वो किसके बेस पे था? कॉम्पिटिशन के बेस था। देखिए, डुवर्जर्स मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम कहाँ पे होता है? जहाँ पे बिल्कुल टोटलिटेरियन होती है, जैसे कि नाजी जर्मनी या फासिस्ट इटली। वहाँ पे दूसरी पार्टी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता, दूसरी पार्टी को बिल्कुल अपोज कर दिया जाता है, ठीक। तो डुवर्जर्स मॉडल ने क्या बोला कि कंपटीशन कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि किसी भी सोसाइटी या कंट्री में पार्टी सिस्टम कैसा होगा, ठीक है। सो वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि टोटलिटेरियन अगर सोसाइटी है तो पार्टी सिस्टम कैसी होगी? वन पार्टी सिस्टम होगी, एक ही पार्टी रूल करेगी, अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होगी। डुवर्जर ने क्या बोला? टू पार्टी सिस्टम जिन किन कंट्रीज में होता है? जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक स्वीडन, इजराइल, इटली, वेस्ट इन जर्मनी, यहाँ पे क्या है? टू पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टीज हैं, एक रूलिंग एक अपोजिशन पार्टीज। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि स्विट्जरलैंड, होलैंड, डेनमार्क, यहाँ पे क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट, यस। सो वन पार्टी सिस्टम जैसे टोटलिटेरियन या देखो, वन पार्टी सिस्टम भी दो जगह पे होती है, एक टोटलिटेरियन कंट्री में भी और डेमोक्रेटिक कंट्री में भी। टोटलिटेरियन जैसे नाजी जर्मनी, फासिस्ट, वहाँ पे भी एक ही पार्टी है, और डेमोक्रेटिक ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे स्वीडन, इजराइल, इटली, वेस्ट जर्मनी, ये सब डेमोक्रेटिक हैं, बट यहाँ पे भी एक ही पार्टी सिस्टम है।
टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे, जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, जैसे स्विट्जरलैंड, होलैंड, डेनमार्क एंड इवन इंडिया ऑल्सो कम्स इनटू द मल्टी पार्टी सिस्टम। सो आई होप आपको ये चीज़ जो कंपटीशन के बेसिस पे डुवोजर ने पार्टी सिस्टम को क्लासिफाई किया वो आपको समझ में आया होगा। अब इन्होंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे भी जो है स्ट्रक्चर कैसा है पार्टी सिस्टम का, उस बेसिस पे भी पार्टी सिस्टम को क्लासिफाई किया। जैसे कि सबसे पहली पार्टी दैट इज ब्रांच टाइप, सेकेंड इज सेल टाइप, थर्ड इज कॉकस टाइप एंड फोर्थ इज मिलिशिया टाइप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है पार्टी सिस्टम कंपटीशन के बेस पे तो तीन टाइप की है डुवर्जर के अकॉर्डिंग, दैट इज वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। बट डुवर्जर ने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे भी पार्टी सिस्टम को क्लासिफाई किया और उन्होंने बोला कि सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो ब्रांच टाइप, जिसमें कि मास पार्टीज होती हैं, ओपन मेंबरशिप होती है और स्ट्रक्चर कैसा होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ब्रिटिश की लेबर पार्टी और जर्मन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सेल टाइप कहाँ पे होती है, ये कम्युनिस्ट पार्टीज़ का फीचर है सेल टाइप। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉलर होती हैं लेकिन बहुत ही इनमें क्या होता है, यूनिटी कोहेशन होता है। सीक्रेट और हाईली डिसिप्लिन्ड वे में ये सेल टाइप की पार्टीज जो है वो वर्क करती हैं। थर्ड जो है कॉकस टाइप, जिसको हम कम्युनिटी टाइप भी बोलते हैं, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स या इलीट्स का ग्रुप होता है कॉकस टाइप में। इनका जो एम्फेसिस होता है वो इक्वालिटी पे ज़्यादा होता है ना कि क्वांटिटी पे, इसीलिए इनका जो छोटा सा स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स होते हैं, इलीट्स का ग्रुप होता है, जिसे हम कॉकस टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम कहते हैं। मिलिशिया टाइप ऑफ, जिसमें कि आर्मी कमांड होता है। ठीक है, ये भी हायरार्किकल होता है, जैसे कि मुसोलिनी का जो फासिस्ट पार्टी थी वो भी कैसी थी, मिलिशिया टाइप थी। रेड गार्ड्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, रेड गार्ड्स पार्टी बहुत ज़्यादा फेमस है, कम्युनिस्ट पार्टी है ये चाइना की। तो ये भी किस पे बेस्ड है, आर्मी पे या मिलिशिया पे बेस्ड है। तो इन्होंने डुवर्जन ने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे भी पार्टी सिस्टम को डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये जो डिवर्जस क्लासिफिकेशंस है पार्टी सिस्टम को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं सर्तुरीज पॉलिटिकल सिस्टम। इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की क्या थ्योरी थी, इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, जो कि इन्होंने 1976 में लिखी। इन्होंने पार्टी सिस्टम को भी दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव सिस्टम। कॉम्पिटिटिव सिस्टम के बेसिस पे इन्होंने पार्टी को क्या बोला कि पोलराइज्ड पोलरिज्म है, मींस पोलराइजेशन होता है वोटर्स का कंट्री में। ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे बहुत सी पार्टी, अब से इंडिया है, इंडिया में क्या है कि कुछ पार्टीज जो है वो कम्युनिस्ट एजेंडा को सपोर्ट करते हैं और कुछ वोटर्स कम्युनिस्ट, तो पोलराइजेशन हो गया कि कुछ वोटर्स उधर साइड जो है वो बट गए, कुछ वोटर्स जो है वो हिंदुज़म की फ़िलॉसफी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, कुछ मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़, तो जो वोटर्स उस चीज़ को पसंद करते हैं वो उधर पोलराइज्ड हो गए। सो पोलराइज्ड पोलरिज्म, इसके बेसिस पे भी जो है पार्टी डिवाइडेड होती हैं, क्लासिफाइड होती हैं। ठीक है, सो लेवल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स इन अ कंट्री रिप्रेजेंटेड इन द नंबर्स ऑफ रेलिवेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ओके ना, फिर एक आता है प्री डोमिनेंट, ये तो पोलराइजेशन के बेसिस पे हो गया। सेकंड क्या है, प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम मतलब ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जहाँ पे न्यू पार्टीज़ के लिए कोई ग्रोथ का कोई अपॉर्चुनिटी ही ना हो, पहले से ही एक डोमिनेंट पार्टी बन गई। जैसे कि पहले इनिशियली इंडिया में भी ऐसा था कि सिर्फ कांग्रेस जो थी उसका ही रूल था और कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी। फिर लेटर ऑन अदर पार्टीज़, फिर 1974 और 76 इमरजेंसी के बाद और सारी पार्टीज़ बनी और उनका राइज हुआ। तो प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम क्या कि ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जहाँ पे अदर न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ को ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी ही ना दिया जाए। फिर एटमाइज्ड पार्टी सिस्टम क्या है, ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। एटमाइज्ड है मीन्स व्हाट कि फ्रेगमेंटेड लीडर, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में हैं और उसके एक अपने अपने लीडर्स हैं। ठीक है, अब ये तो कॉम्पिटिटिव सिस्टम के बेसिस पे। नॉन कॉम्पिटिटिव सिस्टम के बेसिस पे सरतूरी ने कैसे पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी दिया, इन्होंने बोला कंट्रीज जहाँ पे कंटेस्टेंट और ओपोनेंट्स दोनों ही जो हैं
दोनों लोगों को जो है मतलब जो कंटेस्ट कर रहा है और जो ओपोनेंट में है वो दोनों ही अगर जो है अपने अधिकारों को उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सके, तो वो क्या होता है कि वो नॉन कॉम्पिटिटिव सिस्टम, मतलब कंपटीशन है ही नहीं। जो अदर पार्टीज़ हैं या कंटेस्टेड या ओपोनेंट पार्टीज़ हैं उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा, उनको इक्वल अधिकार ही नहीं दिए जा रहे, इक्वल राइट्स ही नहीं दिए जा रहे हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सके। सो ये अथॉरिटेरियन टाइप्स ऑफ स्टेट्स में इस टाइप का पार्टी सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि नाजी पार्टी इन जर्मनी एंड कम्युनिस्ट पार्टी इन यूएसएसआर। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया। जहाँ पे कंपटीशन ही नहीं होगा, जहाँ पे अपोजिशन पार्टी को पूरी तरीके से दबाया जाएगा, तो उस टाइप की पार्टी सिस्टम कहाँ पे होगी, अथॉरिटेरियन स्टेट्स में होगी, जैसे कि नाजी पार्टी इन जर्मनी और कम्युनिस्ट पार्टी इन यूएसएसआर। सो ओनली वन डोमिनेंट पार्टी क्या होता है इसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव में सिर्फ एक ही डोमिनेंट पार्टी रूल करती है और अपोजिशन को बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया जाता है कि वो ग्रो करे। ठीक है। सो सरतुरी ने कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे पार्टी सिस्टम को डिवाइड किया। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं लिप्सेट एंड रॉकन्स क्लासिफिकेशन क्या था। इनकी भी इंपॉर्टेंट बुक थी पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट विच वॉज रिटन इन 1967। इन्होंने पार्टी सिस्टम थ्योरी को एनालाइज किया वोटिंग के बिहेवियर पे। ठीक है, जैसे अभी तक तो क्या था, कंपटीशन के बेसिस पे पार्टी सिस्टम कैसे कॉम्पीट कर रही है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, बट लिप्सेट और रॉकिन्स ने क्लासिफाई किया कि वोटिंग बिहेवियर कैसा है, जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उनका वोटिंग बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे इन्होंने पार्टी सिस्टम को एनालाइज किया और उसके बेसिस पे इन्होंने पार्टी सिस्टम को क्लासिफाई किया और एवोल्यूशन बताया। सेम्यूर मार्टिन लिप्सेट और स्टीन डोकिन, ये इनका फुल नेम है। इन्होंने कॉन्सेप्ट किसका दिया, क्लीवेज का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये क्लीवेज का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डिविजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जो सोसाइटी में जो डिविजन्स हैं, जो क्लीवेजेस है, मीन्स जो सोसाइटी डिवाइड है, उनको ये पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये जो डिविजन्स हैं सोसाइटी में, ये जो भाग सोसाइटी में डिविजन्स हुए हैं या क्लीवेजेस हुए हैं, ये किसके बेसिस पे हो सकते हैं, ये हिस्ट्री के बेसिस पे हो सकते हैं, इकोनॉमी के बेसिस पे हो सकते हैं, कल्चर के बेसिस पे भी हो सकते हैं और सोशल डिफरेंसेस के बेसिस पे भी ये क्लीवेजेस हो सकते हैं। और इन क्लीवेजेस की वजह से जो है क्या है कि वोटिंग बिहेवियर डिपेंड करता है और ये वोटिंग बिहेवियर ही डिवाइड कर देता है वोटिंग ब्लॉक्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंडिया के एग्जांपल से समझाऊं, तो जैसे कि अगर हम सोशल डिफरेंसेस के हिसाब से देखें तो दलित क्लास था या SC ST या OBC क्लास था, उसको बहुत सालों से, बहुत सदियों से, मतलब तरह से क्या, सदियों क्या कहले, बहुत सालों से जो है उन्होंने ऑपरेशन को सहा है। तो फिर उनके लिए कुछ उन्हीं के ही ग्रुप से निकल के कुछ लोगों ने पार्टीज़ बनाई। ठीक, जो पार्टी जैसे कि यूपी में मुलायम सिंह जी की जो पार्टी थी, ठीक है, तो वो पार्टी जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप के हित के लिए, उस पर्टिकुलर ग्रुप के को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो ये जो क्लीवेजेस बेस्ड, आपको आई होप आप समझ में आया होगा कि ये उसी की वजह से वोटिंग बिहेवियर भी डिटरमाइन होता है। ठीक है, जैसे कि मायावती जी की, उन्होंने दलित के लिए वर्क किया, सो उनकी पार्टी में और उनके जो वोटर्स थे उनके साइड एक वोटिंग ब्लॉक बन गया, उनके कुछ अपने वोटर्स ब्लॉक बन गए। ठीक है, सो ये क्लीवेजेस जो है वो बहुत ही सोसाइटी में जो डीप डिविजन्स होते हैं बेस्ड ऑन क्लास, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन एथनिसिटी, इनके बेसिस पे जो है ये डिविजन्स बन जाते हैं सोसाइटी में और वही डिविजन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वोटिंग बिहेवियर भी उसी पे डिपेंड करता है और इसी वजह से कुछ वोटर्स अलग तरह से वोट करते हैं, मतलब अपनी पार्टी को वोट करते हैं, कुछ अलग। सो ठीक है, सो ये जो डिविजन्स हैं ये पार्टीज़ कैसे बनेंगी और कैसे कॉम्पीट करेंगी उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आई होप आपको ये लिप्सेट और रॉकिन का ये क्लासिफिकेशन जो क्लीवेजेस के बेसिस पे है, जो सोसाइटी में डिविजन्स के बेसिस पे जो पार्टी सिस्टम है, वो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस कि कितने टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू लिप्सेट और रॉकिन्स। तो इन्होंने सबसे पहला बताया सेंटर वर्सेस पेरिफेरी, मतलब इलीट्स और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में जो इलीट्स होते हैं ये कुछ इसके बेसिस पे भी डिविजन्स होते हैं। फिर स्टेट और वर्सेस चर्च के बेसिस पे डिविजन्स होते हैं। स्टेट जो है वो सेकुलरिटी को प्रमोट करती है और चर्च जो है वो रिलीजियस वोटर रिलीजियस होते हैं, वो चर्च की तरफ
पोलराइज हो जाते हैं और जो सेकुलर होते हैं वो स्टेट की तरफ पोलराइज हो जाते हैं। तो सोसाइटी में क्लीवेज कैसे आया, डिवीजन किसके बेसिस पे हुआ, रिलीजन, स्टेट और चर्च का हुआ। फिर ओनर वर्सेस वर्कर्स, सोसाइटी में डिवाइड जो है वो लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टीज इसी बेसिस पे होती हैं कि कुछ ओनर्स को सपोर्ट करती हैं और कुछ वर्कर्स को सपोर्ट करती हैं। तो इसके बेसिस पे भी सोसाइटी में पार्टी सिस्टम डिवाइड हो जाता है। फिर लैंड एंड इंडस्ट्री बेसिस पे भी होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में लड़ाई हुआ तो कुछ लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उधर साइड वोटर्स आ गए, और कुछ जो है वो लैंड को, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इस तरह से पोलराइज हो गए। सो इस तरह से क्लीवेजेस होती हैं सोसाइटी में। आई होप आपको ये पार्टी सिस्टम और वेरियस थिंकर्स ने जो कैसे पार्टी सिस्टम या जो सिस्टम थ्योरी दिया वो आपको समझ में आया होगा ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्टर, वो है इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरी। इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरी क्या कहती है कि जो पहली बात तो इंटरेस्ट ग्रुप होता है क्या, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सो इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। इनका एम क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाता है या डिसीजन लेता है उसको इन्फ्लुएंस करना। किसके फेवर में इन्फ्लुएंस करना, उनके खुद के जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट की तरफ इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स व्हाट, कि उनका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, उनका जो पर्टिकुलर गोल उन्हें अचीव करना है, उस गोल के लिए कुछ पीपल ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और ग्रुप बनाया और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, लॉज को और डिसीजंस को। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती हैं, ये इलेक्शंस नहीं लड़ती हैं, लेकिन ना ही ये गवर्नमेंट बनाती हैं इंटरेस्ट ग्रुप। बस ये गवर्नमेंट को की पॉलिसीज़, लॉज को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, ये प्रेशर देती हैं, पर्सुएड करती हैं पॉलिसी मेकर्स को, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप एक तरीके से किसके बीच का लिंक हो गया, स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच का लिंक हो गया। गैब्रियल आल्मंड की आप जो एक उनकी अप्रोच थी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जब हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट को वेरियस अप्रोचेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे गैब्रियल आल्मंड की स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी होती है। सो इन्होंने क्या बताया कि प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो एक तरह से इनपुट्स की तरह होते हैं, कैसे इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करना है इस चीज़ का फंक्शन प्ले करते हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मतलब सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स का कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि अब उनका इंटरेस्ट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो अब कुछ लोगों ने अपना एक इंटरेस्ट ग्रुप बनाया और फिर इस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इनका इशू है उस चीज़ को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना, उन्हें प्रेशर देना, ठीक है। सो गैब्रियल आल्मंड और जेम्स एस कोलेमन ने क्लासिफाई भी किया इंटरेस्ट ग्रुप्स को। इनका जो पहला क्लासिफिकेशन था वो क्या था, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप में कौन आते थे, वो सारे प्रोफेशनल्स जो कि फॉर्मली ऑर्गेनाइज होते थे, जैसे ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी, चर्च। तो ये इंस्टीट्यूशंस में ही अपनी कुछ इंटरेस्ट के लिए लोगों ने ग्रुप बनाया, इंटरेस्ट ग्रुप बनाया और ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग्स में। फिर दूसरे टाइप का जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो क्या होता है, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे कि एसोसिएशन होता है, लेबर्स का एसोसिएशन, फार्मर्स का एसोसिएशन या डॉक्टर्स का यूनियन। ये लोग सब मिलके, भले अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ये वर्क कर रहे हैं, बट ये सारे के सारे लोग मिलके क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए ये लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। फिर नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, लैंग्वेज ग्रुप्स होते हैं, ये नॉन एसोसिएशनल्स हैं, लेकिन ये भी जो है किस लिए होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी इश्यूज़ के लिए ग्रुप्स बनाते हैं ताकि इन्फ्लुएंस कर सकें। एनॉमिक ग्रुप्स जैसे इन्वायरमेंट ग्रुप, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, ये एनॉमिक ग्रुप्स हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड या प्रोफेशनली मैनेज नहीं किए जाते, लेकिन ये पब्लिक अटेंशंस को, पब्लिक को उस डायरेक्शन में सोचने के लिए ये ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो गैब्रियल आल्मंड और जेम्स एस कोलेमन ने दिया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप के क्या मेन फीचर्स हैं, ठीक है। ये फीचर्स आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, जो लोग पीपल हैं एक दूसरे से वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिर स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए वो लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वेलफेयर के लिए, उनका खुद का कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं। सपोज डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स उधर बीच आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कि जब कोरोना के टाइम पे भी जैसे डॉक्टर्स पे हमला हो जाता था, जो है पेशेंट्स या उनके साथ के जो रिलेटिव्स हैं वो डॉक्टर्स पे
हमला कर देते थे। तो उस पर्टिकुलर इश्यूज़ के लिए कई डिफरेंट डॉक्टर्स ने एसोसिएशन बनाया, इंटरेस्ट ग्रुप बनाया और उन्होंने उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। सो स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए ये इंटरेस्ट ग्रुप्स बनते हैं। ये एक तरह से लिंक का काम करते हैं बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। ये इनडायरेक्टली पॉलिटिकल रोल फुलफिल करते हैं। ये इनडायरेक्टली पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, पॉलिसीज़ मेकिंग को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और ये प्रेशर को यूज़ करते हैं, प्रेशराइज करते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। आई होप आपको इंटरेस्ट ग्रुप समझ में आया होगा और डिफरेंट क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टर की तरफ चलते हैं, वो है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट क्या होता है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज़ विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स है। ठीक है, किसका कलेक्टिव एफर्ट है? सब बहुत ज़्यादा लोग मिल के कलेक्टिवली मिलते हैं और वो एफर्ट करते हैं कि सोसाइटी में कोई चेंज आए, बड़ा चेंज लाए। ठीक है, पॉलिटिक्स में या इकोनॉमीज़ में या कल्चर में। ये लोग यूजुअली ऑर्गेनाइज तो होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप्स ये फॉर्मल होती हैं थोड़ी, पर सोशल मूवमेंट्स ये फॉर्मल उतना नहीं होते हैं और ना ही उतना ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और ये लोग मिलते हैं और ये लोग कलेक्टिव एफर्ट करते हैं कि कैसे सोसाइटी में चेंज लाए, और दिस आर बेस्ड ऑन द शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़ और ग्रीवेंसेस। अब इसके फीचर्स क्या हैं देखिए। सबसे पहले मेरी बात मैंने आपको बताया कलेक्टिव एक्शन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एक कलेक्टिव एक्शन है लोगों का कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। जैसे ऊपर हमने इंटरेस्ट ग्रुप में क्या देखा कि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थे और स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, ये जो कलेक्टिव एक्शन होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का फॉर कॉमन गोल, ये ऑर्गेनाइज तो होते हैं लेकिन बहुत इनफॉर्मल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते। लंबे समय तक के स्ट्रगल चलता रहता है, मास पार्टिसिपेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं सोशल मूवमेंट्स में। और इसका मेथड क्या होता है? जैसे प्रोटेस्ट करना, मार्चेस करना, डिमॉन्स्ट्रेशंस करना, कैंपेन्स करना, स्ट्राइक्स करना या बॉयकॉट्स करना। फॉर एग्जांपल इंडिया में जब 2000 मतलब जो दिल्ली का रेप केस हुआ था तो उस टाइम पे भी एक मूवमेंट चला था, और फिर एक उससे पहले अन्ना हज़ारे जी ने मूवमेंट कराया था एंटी करप्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन था, बहुत ही फॉर्मल नहीं था, बट ये ऑर्गेनाइज तो था लेकिन कलेक्टिव एक्शन था कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इसका ओरिजिन का कॉज क्या है? जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रहा था और जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ऑर्डर का बढ़ रहा था यूरोपियन सोसाइटी में, तो उस टाइम पे सोशल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और फिर वहीं से सोशल मूवमेंट्स का ओरिजिन हुआ और लेटर ऑन अब की डेट में सोशल मूवमेंट्स तो अब इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, अब सोशल मूवमेंट्स भी 2 टाइप्स के हैं, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स और न्यू सोशल मूवमेंट्स। हम ओल्ड सोशल मूवमेंट्स जो थे वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए, न्यू सोशल मूवमेंट्स जो है वो आफ्टर 1960s स्टार्ट हुए। ठीक है, ये जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थे ये इनका कंसर्न क्या था कि एक पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप को बेनिफिट करना, लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है वो किसी क्लास या ग्रुप को बेनिफिट करने के लिए नहीं है, ये एक तरीके से कॉमन गोल को अचीव करने के लिए है। तो ये नॉन क्लास रिलेटेड इश्यूज़ के लिए है, ये एक कलेक्टिव एक्शंस है और पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफ़िल नहीं करते हैं, ये ह्यूमनिस्टिक एजेंडाज़ को भी फुलफ़िल करते हैं। मतलब ठीक है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और जेंडर जो डिफरेंसेस थे उस चीज़ का देख सकते हैं। ठीक है, या ट्रांसजेंडर राइट्स, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हुए। ठीक है, ये ब्लैक लाइव्स मैटर्स। ठीक, तो ओल्ड सोशल मूवमेंट बहुत ही मैटेरियलिस्टिक गोल्स पे फोकस करते थे, मतलब वो इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ लैंड, वेजेस और प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं वो इकोनॉमिक गोल्स उनका नहीं है, उनका मैटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं है, बल्कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन और ह्यूमन राइट्स के लिए है। ठीक है, सो कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव मोरालिटी, ये इंडिविजुअल के लिए भी कंसर्न करते हैं और कलेक्टिव मोरालिटी के लिए। अब जैसे ओल्ड सोशल मूवमेंट का एग्जांपल क्या है? जैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स। और जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं उनका एग्जांपल क्या है? जैसे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। अब हम लोग लास्ट सेक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि NGOs और सिविल सोसाइटी कैंपेन्स। पहली बात तो सिविल सोसाइटी क्या होता है?
ये इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में जो स्पेस है उसको फुल करने के लिए, उसको फिल करने के लिए सिविल सोसाइटीज़ होती हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, एसोसिएशंस भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जो लोग जो है वॉलेंटरली मिलके जो है बनाते हैं। ठीक है, लोगों ने खुद से, उनको लगा कि ये इशू है तो उससे वो लोगों ने आपस में मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाया या एसोसिएशन बनाया या इंस्टीट्यूशन बनाया। इनका पर्पस क्या होता है? कुछ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करना, वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना, या सोसाइटी की या पॉलिटिक्स की जो क्या नीड्स हैं उसको एक्सप्रेस करना। जैसे कि अब सिविल सोसाइटी के अंडर में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल, NGOs, ट्रेड यूनियंस, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, स्टूडेंट्स यूनियंस, मीडिया, इवन मीडिया ऑल्सो कम्स अंडर सिविल सोसाइटी, वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ओके, फिर अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो फीचर्स हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन है, लोगों ने अपनी इच्छा से ये एसोसिएशन बनाया है। ये नॉन गवर्नमेंटल हैं, गवर्नमेंटल नहीं है। ये एज अ चेक की तरह काम करते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको चेक करते हैं, मतलब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उस चीज़ को इश्यूज़ रेज करते हैं और कलेक्टिवली उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। प्लूरलिस्टिक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और पार्टिसिपेशन को प्रमोट्स करता है। ठीक है, अब NGO के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, मींस प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, ये पर्टिकुलर सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस देने के लिए। जैसे कि सिविल सोसाइटीज़ टू क्रिएट प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन लॉ मेकिंग एट स्टेट लेवल, ये रजिस्टर्ड होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है NGO का, कि ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये भले ही ये इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं लेकिन ये वो रजिस्टर करते हैं। ये NGOs होती हैं वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनके क्लियरली डिफाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, आई होप आपको ये NGO समझ में आ गया होगा। अब रेवोल्यूशन भी एक लास्ट एक्टिव है, मींस रेवोल्यूशन भी एक ऐसा वेपन है जिससे कि सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने रेवोल्यूशन को कैसे बताया था कि रेवोल्यूशंस आर द लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री। और थेडा स्कोपल ने क्या बोला कि इनकी एक बुक थी स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशंस, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रशिया एंड चाइना, जिसमें कि जो है इन्होंने फ्रांस, रशिया और चाइना में कैसे सोशल रेवोल्यूशन से उस चीज़ को कंपैरिजन किया। तो रेवोल्यूशंस जो हैं वो रैपिड होते हैं, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सोसाइटीज, स्टेट एंड क्लास स्ट्रक्चर्स। क्रेन ब्रिंटन ने भी, इनकी एक बुक थी द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप देख लीजिए बुक्स और उनके थिंकर्स। और रेवोल्यूशन भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ब्रिंटन ने जो है वो रेवोल्यूशन को कंपेयर किया था फीवर से। उन्होंने बोला जैसे कि फीवर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, फिर फीवर आता है, फिर फीवर उतरता भी है, उसी तरह रेवोल्यूशन भी है कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही, इश्यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को वो सिम्टम्स की तरह दिखता है। फिर लोग जो है रिवॉल्ट करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, और फिर रेवोल्यूशन जब एंड हो जाता है तो नॉर्मल लाइफ आ जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स एंड देयर वर्क्स। सो मॉरिस डुवर्जर, इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक थी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जोसेफ ला पलम्बोरो एंड मायरन विरन, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सरतूरी की पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम, तो सरतूरी की इंपॉर्टेंट है। लिप्सहार्ट की इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम। सैमुअर मार्टिन लिपसेट एंड रोकन, इनकी पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट, ये मैंने आपको समझाया भी कि कैसे वोटर अलाइन होते हैं। गैब्रियल आलमंड की दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोलमन की द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। व्लादिमिर लेनिन द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। रोजा लग्जमबर्ग सोशल रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशन। क्रेन ब्रिंटन द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन। थेडा स्कोपल स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड देयर स्कॉलर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट नंबर 4 का। इसके बाद हम लोग अब न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग को मेरे लेक्चर कैसा लग रहा है और या कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड